हेलो गाइस, दिस इज रमन कुमार एंड यू आर वाचिंग द ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, ठीक है। और आज भी इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हमारे क्या है, करंट है, रेसिस्टेंस है, क्या है, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, वर्क है, इलेक्ट्रिक पावर है और इलेक्ट्रिक हमारी एनर्जी है, ठीक है। हालांकि क्या है, जो मैंने ये करंट और रेसिस्टेंस के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मैं थोड़ा उसमें अभी डीप में नहीं गया था। आज हम क्या करेंगे, अपने करंट और रेसिस्टेंस को, ये जो टॉपिक है इनको थोड़ा हम डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए हम आज देखते हैं। तो पिछले वीडियोस में मैंने कुछ एक टॉपिक बताया था, मैं उसको जल्दी से आपको रिपीट करा देता हूँ। क्या है उस टॉपिक में, मैंने एक कंडक्टर लिया था, कंडक्टरिंग या कोई कंडक्टिंग प्लेट। उसमें क्या था, जैसे कि हम जानते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अनुसार क्या था, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, इधर से उधर को वो कहीं भी हमारे जो है अपने मूव करते रहे, ड्रिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ये क्या है, हमारे इधर से उधर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इनको एक ही डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए हमने क्या लगाया था, हम एक इसमें पोटेंशियल, मान लीजिए इसके कोई सिरा है, ये सिरा हमारा बी है और ये वाला जो हमारा टर्मिनल है ये हमारा ए है। तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद हमने V वोल्ट का हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। उसके बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, ये क्या करेंगे, V लगाने के बाद ये एक हमारा इलेक्ट्रिकल इफर्ट लगेगा। उस इलेक्ट्रिकल इफर्ट से क्या होगा, जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में हमारे मूव करने लगेंगे, ठीक है। जो ये है हमारे इधर उधर से ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, ये लगाने के बाद ये हमारा एक ही डायरेक्शन में हमारे मूव करने लगेंगे। अब सारे इलेक्ट्रॉन हमारे एक ही डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे सब एक ही डायरेक्शन में हो गए। अब क्या होगा, अब जैसे मैंने ये हमारा इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे है। V वोल्ट की कोई बैटरी है, हमने लगा दी, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब जैसे मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि जो हमारा पॉजिटिव जो चार्ज है वो हमारा एटम से नेगेटिव चार्ज को खींचेगा और खींचने के बाद क्या करेगा, वो हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बना लेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आयन वो बनने के बाद क्या करेगा, वो और एटम से हमारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और चार्ज बनाते जाएगा, हाँ, ठीक है। तो ऐसे ये प्रोसेस है, ये हमारा एटम से एटम तक चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ से हमारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे क्या है, नेगेटिव से होते हुए ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है हायर पोटेंशियल पे जो है, यहाँ पे हमारे चलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दोबारा बताया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए, ये है, ठीक है। अब जो है ये हमारे क्या है, अब ये हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, क्या है, लोअर पोटेंशियल से हमारा हायर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने जा रहा है, ठीक है। ये फ्लो होते जा रहा है और यहाँ पे हमारा एक था EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी की वजह से क्या हुई, इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, ठीक है। अब ये हमारा क्या है भाई, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है, ठीक है। अब मैंने बताया था जब हमारे जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो जो फ्लो होगा, इसी फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब जो हमारा ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा, उधर से हमारा उधर की दूसरी डायरेक्शन में हमारा करंट आने लगेगा। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा करंट का फ्लो होता है, जो करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन के जाने की डायरेक्शन होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट होता है, ठीक है। तो हमारा करंट आने लगेगा। जब हमें पता है कि जो हमारा करंट है ये हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रहा है, तो हमारा करंट क्या है, ये पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ को जाएगा, ठीक है। तो ये करंट आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा करंट आ गया। अब करंट क्या है, अब करंट को और मैं थोड़ी और सिंपल भाषा में लिखूँ तो क्या है, I = Q/T, ठीक है। तो यहाँ पे Q क्या है, Q हमारा चार्ज है, ठीक है, T टाइम है और जो I है ये क्या है, करंट है, ठीक है। करंट की जो हमारी जो यूनिट होती है वो हमारी एम्पियर होती है, ठीक है। टाइम की तो सेकंड होती है, से सबको पता है, और चार्ज की हमारी कूलाम्ब होती है, ठीक है, ये यूनिट है इसका। अब हमारा इस मैथमेटिकल फॉर्म में करंट का हमारा जो हमारा निकल के आएगा, इसमें ये क्या कह रहा है कि हमारा पर सेकंड में, किसी भी सर्किट में पर सेकंड में हमारे कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वही हमारा क्या है, करंट है।
तो बेसिकली करंट, व्हाट इज करंट? तो करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज फ्लोइंग इन ए सर्किट। ओके, तो यही है। पर सेकंड हमारे क्या है, पर सेकंड हमारे किसी भी सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो वही हमारा क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, अब ये था हमारा करंट। तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जैसे मैंने बताया। ठीक है ओके, और अब उसके बाद क्या होता है, एक प्रोसेस ये होगा, जैसे हमारा करंट फ्लो होने लगेगी, यहाँ से हमारा जो है वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएगा। वोल्टेज जो है हमारा ये लग गया, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब भाई जैसे कि क्या है, ये मटेरियल है, मटेरियल मान लो या कोई कंडक्टर मान लो, इस कंडक्टर को भाई ये प्रोसेस पसंद नहीं है। ये प्रोसेस क्या कह रहा है कि भाई तुम इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा रहे हो और इधर से क्या है, करंट का फ्लो करा रहे हो। तो भाई करंट, जो ये कंडक्टर है, ये अपनी इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहना चाहता है। इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहने का मतलब क्या है, ये जैसे पहले था पोटेंशियल डिफरेंस लगने से पहले, वैसे ही वो रहना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस करंट को रोकने के लिए इस मटेरियल को एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा जिसे हम कहेंगे आर। तो बेसिकली व्हाट इज आर इज ए, आर हमारा जो है, हमारा आर इक्वल्स टू होता है हमारा रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या करेगा, जो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो हमारे करंट के फ्लो को अपोज करती है, अपने अंदर से करंट को ये फ्लो नहीं होने देगा, यही क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हर एक मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टेंस होता है, उसके हिसाब से। और रेसिस्टेंस क्या डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस हमारा एक चीज़ पर डिपेंड करेगा कि उस मेटल में कितने नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिस एटम में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही वो क्या होगा, एटम, वो जो मटेरियल है क्या होगा, वो हमारा कंडक्टिव होगा, और ज़्यादा कंडक्टिव होने के वजह के कारण क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस कम होता है। ठीक है, ऐसी केस हमारे क्या है, इंसुलेटर में है। इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में भाई हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो क्या है, हमारा करंट भी इसमें फ्लो कम होगा। करंट फ्लो कम होने के कारण क्या, उसका रेसिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा, करंट को वो ज़्यादा शक्ति से क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा रेसिस्टेंस से के रिलेटेड जितना भी हमारा ये डाटा था वो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा और हम डिटेल में चलते हैं। अब क्या है, देखिए थोड़ा, अब हम आर को और डिटेल में लेंगे। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ये मिटा देता हूँ। तो किसी भी जो एटम कोई भी मटेरियल है, उसका रेसिस्टेंस हमारा 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है उस जो कंडक्टर है या कोई मटेरियल है या कोई मेटल है, उसकी लेंथ कितनी है। दूसरी चीज़ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। तीसरी चीज़ क्या है, उसका टेम्परेचर, हमारा उस कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है, उस पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और चौथी चीज़ क्या है कि हमारा जो मटेरियल है या कोई कंडक्टर है, उसकी क्या है, नेचर कैसा है, उसका टाइप कैसा है। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ एक बार और फिर, रेजिस्टेंस। ओके, तो क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इन एनी सर्किट। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करने वाली भी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देगी। ठीक है, तो जो जैसे मैंने बताया, पहला क्या है, जो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करेगा भाई, दूसरी चीज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ओके, एंड द थर्ड वन इज टेम्परेचर। ठीक है, और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो हमारा नेचर और टाइप ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अच्छा जी, चलो ठीक है। तो जो लेंथ है कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर की जो लेंथ है, जितनी, जैसे कि मान लिया ये कोई कंडक्टर है, ठीक, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसकी जितनी ज़्यादा क्या होगी, लेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात तो नॉर्मल सिंपल है। तो क्या हुआ, तो अगर हम देखें मैथमेटिकली फॉर्म में, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, हम वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, उस कंडक्टर की लेंथ के। जितनी ज़्यादा उस कंडक्टर की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, सिंपल बात है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है भाई, दूसरी चीज़ में हमारा एरिया आ जाता है। तो हमारा किसी भी चीज़ जो मटेरियल है, कंडक्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा
उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के, जो कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर किसी कंडक्टर का एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। कहने का मतलब क्या है भाई, एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। और यहाँ क्या मतलब है, हमारा लेंथ, किसी भी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमारे टेम्परेचर को देखने को मिल जाती है। टेम्परेचर में क्या होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना क्या होगा, उतना ही उस जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता रहेगा। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है, किसी भी मेटल को जितना उसका ज़्यादा टेम्परेचर होता रहेगा, बढ़ता जाएगा, वैसे ही उसका रेजिस्टेंस भी उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसके अपोजिट एक चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, जैसे कोई मटेरियल है, कोई कंडक्टर है, उसका जो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस क्या है, हमारा घटता चला जाता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो फिनोमिना है वो हमारा कंडक्टर्स में होता है, और जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का फिनोमिना होता है वो हमारे सेमी कंडक्टर डिवाइसेज में होता है। सेमी कंडक्टर डिवाइसेज क्या होते हैं, जैसे हमारा डायोड होता है, ट्रायोड होता है, बीजेटीज होते हैं, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारा कंडक्टर है उसका भी जो रेसिस्टेंस है वो भी हमारा बढ़ने लगेगा, ठीक है। और चौथी चीज़ आती है हमारा नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर मतलब वो कंडक्टर किस तरह का है, ठीक है। उसका कहने का मतलब ये है, कोई कंडक्टर है, मान लिया ये कोई कॉपर का कंडक्टर है इतना बड़ा, ठीक है। उसमें क्या है, हम जानते हैं कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। कॉपर में कंडक्टिविटी अच्छी होने के क्या रीजन होता है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने के कारण क्या होता है, वो ज़्यादा कंडक्टिव होता है, उसमें करंट उतने अच्छे से फ्लो करती है, ठीक है। करंट अच्छे से फ्लो करने के क्या होगा, करंट अच्छे से फ्लो करने में क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस जो है वो उतना ही कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, किसी भी मटेरियल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही अच्छा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो उसका जो रेसिस्टेंस है उतना ही कम होगा, ठीक है। अब मैं इन चारों पॉइंट को घुमा फिरा के एक आम भाषा में अगर लेके आऊँ, ठीक है, एक मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ जो इसका रेसिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंडक्टर की लेंथ के और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, उस वायर की मोटाई, जितनी ज़्यादा मोटाई उस वायर की होगी उतना ही कम उसका रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल, मान लीजिए ये क्या हुआ, देखो ये व्यू है, ये मार्कर है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये इसका क्रॉस सेक्शनल है, ये आउटवर्ड बाहर की तरफ आपकी तरफ को आ रहा है ना, तो ये इसका एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं, तो जैसे कि सब जानते हैं इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है हर किसी केस में यही। तो R इक्वल्स टू इस कांस्टेंट, यहाँ पे जो हटेगा तो हम पर एक कांस्टेंट आ जाता है रो, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, रो। तो रो L/A, तो यही हमारा क्या है, रेसिस्टेंस का एक बेसिक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। मैं बताऊँ आपको, जो रेसिस्टेंस है, आर्क रेसिस्टेंस, ठीक है, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और जो ये रो है, क्या है, रो है, रो हमारा ये होता है हमारा रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब हम थोड़ा रेसिस्टिविटी पे बात करते हैं। रेसिस्टिविटी बहुत ही एकदम बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या है ये, क्या करेगी ये, किसी भी जिसकी ज़्यादा मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, कोई भी कंडक्टर है, उसकी रेसिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा इंसुलेटर होगा। तो मैं अगर रेसिस्टिविटी की बात करूँ, रेसिस्टिविटी को और हम तो डिटेल में जानते हैं। रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी को आम भाषा में क्या कहेंगे, किसी भी मटेरियल की, किसी भी कंडक्टर की, या किसी भी हमारा जो किसी तरह का कोई भी मेटल है उसके रेसिस्ट करने की जो कैपेसिटी है, रेसिस्ट करने की कैपेसिटी मतलब उसका किसी करंट का अपोज करने की जितनी ज़्यादा शक्ति होगी, ठीक है, उसकी रेसिस्टिविटी जो है उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। अब कोई कंडक्टर है भाई, ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर क्या करेगा, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। करंट का फ्लो नहीं होगा तो मतलब क्या है, इसका जो हमारा इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो बहुत ही कम है, ठीक है।
कम होने के या नेग्लिजिबल आप मान सकते हो। और इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो रेसिस्टेंस भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस कम हो जाएगा मतलब इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। रेसिस्टिविटी मतलब करंट को अपोज करने की जो शक्ति है वही उसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इसको मैं रेसिस्टिविटी को रेसिस्टेंस की फॉर्म में अगर निकाल के रखूँ, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। वेयर R इज रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ओके, अगर मैं इसको यहाँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा रो जो है क्या होगा, रो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा R अपॉन एल, ठीक है। ये हमारा R क्या है, रेसिस्टिविटी। तो क्या है, किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होगा, ठीक है। और रेसिस्टिविटी जो है जितनी कम होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है। ये पॉइंट था हमारा किसको लेकर, रेसिस्टिविटी को लेकर, ठीक है। अब रेसिस्टिविटी का उल्टा भाई एक चीज़ हमें पता है, रेसिस्टिविटी हमने जानना क्या है। अब रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है हमारा कंडक्टिविटी, ओके। कंडक्टिविटी वो क्या होती है, वो हमारा रेसिप्रोकल होती है किसकी, रेसिस्टिविटी की। मतलब जिस भी मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी है जितनी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। ये समझ में आया। कंडक्टिविटी को हम क्या किससे, सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, ठीक है, कंडक्टिविटी। या क्या हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको R के फॉर्म में लिखें तो सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो की वैल्यू क्या है, RA अपॉन एल, तो RA अपॉन एल, एल हमारा ऊपर जाएगा तो हमारा सिग्मा जो है जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी हमारी L अपॉन RA, ठीक है। ये तो हमारा कंडक्टिविटी। कहने का मतलब ये है जिस भी मटेरियल की कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका उतना ही ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है। और जिसकी मटेरियल की कंडक्टिविटी जितनी कम होगी वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का उतना ही अच्छा इंसुलेटर होगा, ठीक है। इंसुलेटर और कंडक्टर में अंतर समझ में आया ना, ठीक है। अब भाई रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है, किसी भी मटेरियल की अपोज करने की जो शक्ति होती है वही हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। हमारा रेसिस्टेंस का भी एक उल्टा होता है। रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, उसको हम कहते हैं क्या, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस जितना कम होगा उसकी जो कंडक्टेंस है उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। जो कंडक्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं G से, तो G इक्वल्स टू 1 अपॉन R, ठीक है। अगर हम R को रो की टर्म में लिखें तो G इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन R की वैल्यू क्या होती है हमारी, रो L अपॉन A, A हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा A अपॉन रो L, ठीक है। तो G कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा A अपॉन रो L, ठीक है। ये हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। अब मैं सबको कंबाइन करके जितने भी सब फार्मूलेज हैं सबको हम अभी लिख रहा हूँ। देखिए मैंने बारी बारी से किया है इनके सबके फार्मूलेज, ठीक है, और इनके यूनिट्स लिख दिए। क्या है रेसिस्टेंस, जो है रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू क्या है हमारा, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है। और कंडक्टेंस जो होती है हमारी क्या होती है, रेसिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है। मतलब जितना ज़्यादा मटेरियल का कंडक्टेंस होगा और रेसिस्टेंस होगा उतना ही क्या है नहीं। और दूसरे नंबर पे क्या है हमारा कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस जो होता है हमारा रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। मतलब रेसिस्टेंस जितना ही किसी मटेरियल का ज़्यादा होगा तो उसकी जो कंडक्टेंस है उतनी ही कम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा जो कंडक्टर है वो उतना ही क्या होगा, ख़राब होगा, ठीक है, रेसिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण नहीं। दूसरी जो चीज़ है वो हमारी क्या है, कंडक्टेंस है, ठीक है। कंडक्टेंस जो होती है रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल होने का मतलब रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। मतलब किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है ज़्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी का उतना ही बैड क्या होगा, कंडक्टर होगा, ठीक है। जिसकी वैल्यू होती है हमारी A अपॉन रो L। इसकी यूनिट क्या है, साइमन है, या इसको हम मोह में भी इसकी यूनिट को बोलते हैं। एक रेसिस्टिविटी मैंने बताया कि किसी भी मटेरियल की जो किसी भी करंट के फ्लो को, करंट नहीं किसी भी हो सकता है, प्रेशर हुआ कुछ भी हुआ, किसी चीज़ को अपोज करने की जो शक्ति है, ठीक है, जो ताकत है उसमें, वही उसकी क्या है, रेसिस्टिविटी है, ठीक है ना। कितनी ताकत से वो किसी सर्किट में करंट को अपोज कर रहा है, रोक रहा है। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी, जो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा क्या है, L अपॉन RA, ठीक है।
सिंपल है। कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। कंडक्टिविटी अगर अच्छी नहीं होगी तो वो क्या होगा, वो इंसुलेटर होगा। ये इसकी यूनिट्स हैं देखिए आप, और ये इसके फार्मूलाज हैं। ठीक है, ये फार्मूलाज हमारे वो काम आने वाले हैं आगे जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो मेक श्योर आपके फार्मूले सारे के सारे याद हो। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट अवर रेसिस्टेंस एंड वी आर मूविंग ऑन अनदर टॉपिक विच इज़ वर्क। ओके, तो वर्क में क्या होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क को समझने के लिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे पॉजिटिव चार्ज जो है एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है। तो क्या है, अब जो चार्ज है उसके किसी भी दूसरे चार्ज को रिपल करने की या अट्रैक्ट करने में उसने क्या किया, कुछ तो काम किया होगा ना, कुछ तो उसने ऐसा किया जिससे वो अट्रैक्ट हो गया या उसने रिपल कर लिया। ठीक है, तो वही जो टेंडेंसी है उसकी, उसको हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रिकल वर्क। उसने वर्क किया तभी तो उसने क्या किया, चार्ज को रिपल किया या अट्रैक्ट किया। तो सिंपल भाषा में यही है हमारा क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है। ठीक है, और मैं अगर दूसरी भाषा में समझाऊँ, किसी भी सर्किट में, ठीक है, चार्ज है उसके फ्लो होने की, चार्ज फ्लो होगा तभी तो हमारा करंट आएगा। तो फ्लो होने में क्या करेगा, वो काम ही तो करेगा, कुछ तो उसने ऐसा एफर्ट किया जिससे वो इधर से इस पॉइंट पर चला गया। तो वही क्या है, उसका इलेक्ट्रिकल वर्क है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला देखा था, अब जैसे हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा था V = W/Q, जहाँ पे V हमारा क्या था, पोटेंशियल था, W हमारा क्या था, वर्क डन था, ये हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, अगर मैं W की फॉर्म में देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, V × Q। अब भाई हमें पता है जो हमारा Q = क्या होता है, IT होता है। ठीक, जहाँ पे I करंट है और T क्या है, सेकंड टाइम है। ठीक है, तो W = अगर मैं Q की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो VIT। ओके, तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बन जाता है। ये क्या है, इसकी यूनिट होती है हमारी जूल। ओके, तो ये हमारा W = VIT था। अब हम क्या करें, अब हम अपना क्या है, पावर देखें। तो पावर क्या होती है भाई, पावर क्या है, पावर ये है हम अपनी इलेक्ट्रिकल वर्क को, ठीक है, कितने टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, तो किस रेट से हम अपने वर्क को कर रहे हैं वही हमारी पावर है। मैंने कोई काम किया, मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को उठा के इस कोने से लेके उस कोने पर रख दिया। ठीक है, तो मैंने कितने टाइम में, कुछ टाइम में तो मैंने वो उस ब्लॉक को उठा के यहाँ से वहाँ रखा होगा, तो वही क्या है, वही मेरी पावर है। ठीक है, हम किस रेट से अपने वर्क को कर रहे हैं वही हमारी क्या है, पावर है। अगर मैं अपने वर्क को टाइम से डिवाइड कर दूँ तो वो मेरी पावर निकल के आ जाएगी। तो P = क्या हो जाएगा, W/T। ठीक है, पावर को हम डिनोट करेंगे तो P = W/T। ओके, अगर W की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ तो क्या है, VIT, और ये T हमारी क्या है, पहले से है, तो ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा और P = हमारा क्या बचेगा, VI। ठीक है, तो P = क्या हो गया, VI। ये हमारा क्या है, पावर का फॉर्मूला है। पावर की यूनिट जो होती है वो होती है हमारी वाट। ठीक है, मैं यहाँ से ओम्स लॉ की अगर हेल्प लूँ तो ओम्स लॉ क्या होता है, किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे, जो करंट है वही उसके पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो V = I होता है। आज हमें पता है जो प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे R आता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ होता है भाई। ओम्स लॉ क्या करता है, ओम्स लॉ सिंपल भाषा में यही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन्स वाला सर्किट डायग्राम बनाया था। उसमें क्या है, वोल्टेज भी करंट को तो धक्का देगा कि भाई तुम जाओ उस सर्किट में फ्लो हो या उस कंडक्टर में जाके फ्लो करो। ठीक है, तो उस कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी R होती है वो करंट को अपोज करती है। तो मतलब क्या है, वोल्टेज करंट को धक्का देता है कि तुम फ्लो हो, लेकिन रेसिस्टेंस जो है क्या करेगा, उस करंट को रोकेगा उस कंडक्टर में आने में या उस सर्किट में आने में। तो सिंपली बेसिक यही क्या है, हमारा ओम्स लॉ होता है। ठीक है, ओम्स लॉ। अब देखो, अगर मैं यहाँ से उठा के V की जो वैल्यू है, ये V की वैल्यू R आई, मैं कहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ, P = V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है, और I हमारा पहले से यहाँ पे मौजूद है, तो P = क्या हो जाएगा, I²R। ओके, एक फॉर्मूला हमारा पावर का यही आ गया। इसकी यूनिट भी हमारी क्या है, वाट है। ओके, अगर मैं I की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दूँ, I की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी बताओ, I = V/R हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ से उठा के यहाँ वैल्यू देखूँ तो P = V तो हमारा पहले से है, I की वैल्यू क्या रखी मैंने, V/R। ओके, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे, P = V की V मल्टीप्लाई होगी तो V²/R। तो अब मैं अपना यहाँ पे किसी सर्किट में एनर्जी की बात करूँ, ठीक है,
एनर्जी। अब देखो मैं कोई भी काम करूँगा अपनी पावर लगा के तो करूँगा, मेरे अंदर कोई पावर होगी तभी तो मैं कोई काम करूँगा। जैसे क्या करा, मैंने यहाँ से कोई ब्लॉक उठाया, ठीक है, या कोई पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा उठाया, पावर लगा के मैंने क्या उस टुकड़े को उठाया, ठीक है, और कितने टाइम तक मैंने उसको उठाया, ठीक है, कितने टाइम तक उठा के रखा मैंने, तो वो क्या डिफाइन करेगा, वो मेरी एनर्जी को डिफाइन करेगा। तो मैं किसी काम को क्या कर रहा हूँ, पावर कितनी पावर लगा रहा हूँ और पावर कितने टाइम तक लगा रहा हूँ, वही मेरी क्या है, वही मेरी एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है पावर, ठीक है, कितनी पावर लगाई हमने और कितने टाइम तक लगाई, ठीक है, तो P इंटू टी। अब हम देखें P की वैल्यू, जो पावर है हमारा P की कितनी वैल्यू होंगी, P की वैल्यू हमारी P इक्वल्स टू वी आई है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर है, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर है। अगर मैं एक एक करके रखूँ यहाँ से, अगर मैं P की वैल्यू उठा के वी आई रखूँ तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी आई, तो वी आई टी, ठीक है। एक तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया, ओके। अगर मैं P की वैल्यू आई स्क्वायर उठा के यहाँ रख दूँ P में, तो इसका फॉर्मूला निकल के क्या आएगा, E की वैल्यू P इक्वल्स टू, अगर मैं आई स्क्वायर आर रख दूँ, ठीक है, इंटू टी, तो ये हमारा एक फार्मूला और बन गया। अगर मैं यहीं से P की ये वाली वैल्यू उठा के रखूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या, E का फार्मूला क्या बनेगा, E इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर इंटू टी, ओके। तो ये हमारा एनर्जी के फॉर्मूले निकल के आ गए। अब देखो भाई, अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या होगा, अपने वर्क का और अपनी एनर्जी का सेम फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें, तो जब इसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, जूल, इसका जूल होगा और इसका भी हमारा जूल होता है, ओके। तो ये हमारे वर्क, पावर और एनर्जी में हमारा डिफरेंस था। इनके हमने फॉर्मूले डिफाइन किए, कैसे कैसे हमारे फॉर्मूले निकल के आएंगे, कैसे कैसे हम चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये सारे फॉर्मूले हैं सबको उठा के एक साथ अपने बोर्ड पे डाल रहा हूँ, जैसे कि आपको फॉर्मूलों को एनालाइज करने में, उनको देखने में, उनको याद करने में आसानी हो, ओके। तो चलिए अब हम इनके फॉर्मूलों को लाइन बाय लाइन एकदम ड्राइव करते जाते हैं जल्दी जल्दी। आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चार्ज हमारा क्या था, चार्ज का फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। यहाँ पे Q क्या था, हमारा चार्ज था, ये हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, ये हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है। करंट I इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, कि पर सेकंड कितना करंट हमारा, चार्ज हमारी फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, ये था हमारा करंट, ओके। पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या था, V इक्वल्स टू था हमारा W अपॉन Q, कि हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या इन्फिनिटी से फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क किया जा रहा है, वही हमारा क्या था, पोटेंशियल था, ठीक है। रेसिस्टेंस हमने निकाला था भाई, रेसिस्टेंस क्या था हमारा, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ओके। और रेसिस्टिविटी क्या थी, रेसिस्टिविटी हमारी क्या थी, किसी भी मटेरियल की करंट को अपोज करने की जो शक्ति है वही हमारी क्या थी, रेसिस्टिविटी थी, इसको हम रो से डिनोट करते थे। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, आर ए अपॉन एल, ओके। कंडक्टेंस क्या होती है हमारी, तो कंडक्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, 1 अपॉन आर, ये किसका उल्टा होता है, हमारा रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के क्या आता है, ए अपॉन रो एल, ओके। ऐसी कंडक्टिविटी है भाई, कंडक्टिविटी क्या होती है हमारा, कंडक्टिविटी इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ये हमारी रो की अपोजिट होती है, ठीक है। अपोज मतलब रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या है, रो इक्वल्स टू हमारा यहाँ क्या था, आर ए अपॉन एल था, तो यहाँ पे एल अपॉन आर ए हो जाएगा, ओके। ओम्स लॉ क्या था भाई हमारा, V प्रोपोर्शनल टू I, ओके। क्या हम इसको लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, ओके। अगर हम I की टर्म में देखें तो क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। अगर मैं क्या करूँ, R के टर्म्स में देखूँ तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ठीक है। ये हमारा ओम्स लॉ था। वर्क क्या होता है हमारा, वर्क जैसे हम जानते हैं V इक्वल्स टू W अपॉन Q था, है नी। तो अगर हम क्या करें, हम क्या करें, W को निकालें तो V इंटू क्यू हो जाएगा, ओके। V इंटू क्यू होने के बाद क्या होगा, V की वैल्यू अगर मैं आई आर रखूँ या Q बराबर आई टी रख दूँ, Q बराबर आई टी मतलब कहाँ से, यहाँ से Q इक्वल्स टू आई टी, मतलब Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, यहाँ पर रखूँ तो क्या हो जाएगा, V आई टी, ओके। पावर क्या था हमारा, पावर क्या था, मैं किस रेट से किस काम को कर रहा हूँ, तो क्या था, पावर P इक्वल्स टू W अपॉन टी, ओके। W की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रखूँ तो वी आई अपॉन टी क्या हो जाएगा हमारा, वी आई टी अपॉन टी, टी से टी कटा तो क्या आ गया हमारा, वी आई, ओके। ये और सिंपल भाषा में हमने क्या रखा था, वी बराबर अगर मैं रख दूँ आई आर तो यहाँ पे हो जाता है हमारा आई स्क्वायर आर
और अगर मैं रखूँ तो ये हमारा ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, अगर मैं करंट के टर्म में रखूँ तो। एनर्जी क्या था भाई हमारा, एनर्जी क्या थी हमारी, ई इक्वल्स टू डब्लू इक्वल्स टू पी इंटू टी। पी की वैल्यू अगर मैं उठा कर रखूँ यहाँ से तो क्या आ गया, वी आई टी आ गया, ठीक है, और आई स्क्वायर आर टी हो गया, और क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हो गया, ठीक है। तो हमने जितना तक ये पढ़ा था मैंने सबके बेसिक फार्मूलाज लिख दिए हैं। इन फार्मूलाज को याद ही करना हमें पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारे फार्मूले याद होंगे तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं उसको हम सोल्व इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से करने वाले हैं अब, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं इसकी यूनिट और लिख देता हूँ। इसकी जो यूनिट है इसकी हो जाएगी यूनिट हमारी कूलम्ब, ठीक है। इसकी एम्पियर होती है हमारी। करंट की जो यूनिट है क्या हो जाएगी, एम्पियर। इसकी जो हमारी क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है, सबको पता है, ठीक है। इसकी क्या होती है भाई, इसकी ये क्या है हमारा रेसिस्टिविटी, इसकी होती है ओम मीटर, ओके। कंडक्टेंस की क्या होती है, साइमन या मोम, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। और हमारी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी क्या होती है, साइमन पर मीटर बोल दो या मोह पर मीटर बोल दो, ओके। ये इसकी यूनिट थी, ओम्स लो, ठीक है। आर की तो क्या हो जाएगा ओम्स, आई की एम्पियर, और हमारी बी की क्या थी, वोल्ट, ओके। चलो जी, और हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है। तो इसकी डब्ल्यू की जो क्या थी हमारी यूनिट आ जाएगी जूल, ओके, जूल। पावर की क्या थी हमारी वाट, और एनर्जी की यूनिट भी क्या थी हमारी जूल, ओके। तो हमारी जो वीडियो रही अभी तक हमने दोनों वीडियोस में क्या क्या देखा, अपने जो बेसिक टर्म्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आती है उनको हमने डिफाइन कैसे किया, उनके बेसिक फार्मूलाज क्या क्या होते हैं। हमने अपनी लास्ट की 2 वीडियोस में क्या देखा, इन वीडियोज़ में हमने अपनी कुछ बेसिक टर्म्स को देखा कि वो क्या होती है, कैसे कैसे वो हमारी एग्जिस्टेंस में आई और कैसे कैसे हमने उनको डिराइव किया, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक फार्मूलाज थे जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको याद करें, और जो बाकी का जो चीज़ें हैं जैसे आपके इनसे रिलेटेड नोट्स हो गए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और उसके अंदर देखना आपको एक PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उन नोट्स को पढ़ना, इन चीज़ों पर बारी बारी से हम क्या है डिटेल में उनके डेफिनेशन के साथ उनके फार्मूलाज वाइज कॉन्सेप्ट आपको दिए होंगे उस नोट्स में, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, और जो अगली वीडियोज़ हमारी रहने वाली हैं उसमें हम क्या देखेंगे, हम कुछ नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी बेसिक नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, जैसे कि हमारा मैश क्या होता है, हमारा लूप क्या होता है, जंक्शन, ठीक है, ब्रांच, ये सब क्या होती है। और हम अपने नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर नेटवर्क क्या होता है, बाइलीनियर क्या होता है, एक्टिव कौन सा होता है, पैसिव कौन सा होता है। इन चीज़ों के बारे में अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, ओके। थैंक यू।